ठीक है प्यारे साथियों, एक बार फिर आप सभी का निधि क्लासेस में दिल से स्वागत है। मेरे भाई, आज भारतीय संविधान की जो हम सीरीज चलाते आ रहे हैं, भारतीय संविधान जो स्टार्टिंग से बिल्कुल बेस से पढ़ाते आ रहे हैं, उसमें हम भाग 3 स्टार्ट किए हुए हैं। भाग 3 में आपको आर्टिकल 12, 13, 14, 15 तक 16 तक बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया है। मौलिक अधिकार जो हमारे फंडामेंटल राइट्स होंगे, वो होंगे क्या क्या, वो किस किस प्रकार हमें दिए जाते हैं, क्यों हमें मौलिक अधिकार मिले हुए हैं, वो सब हम एक वीडियो में वो सब हम पिछले लेक्चरों में डिस्कस कर चुके हैं बड़े अच्छी तरीके से। तो जो अब अगले का टॉपिक होगा, जो अब आगे का टॉपिक होगा मेरे भाई, वो होता है अनुच्छेद 17 से स्टार्ट। अनुच्छेद 17 से स्टार्ट। अनुच्छेद 12, 13, 14, 15 और 16 हम पिछले वीडियो में करवा चुके। अनुच्छेद 12, 13 एक में करवाया, 14 एक में करवाया और 15 और 16 एक उसमें खत्म करवा चुके। अब अनुच्छेद 17 की बात करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट अनुच्छेद है भाई 17, अस्पृश्यता का अंत। क्या होता है? अस्पृश्यता। अस्पृश्यता का अंत, इंग्लिश में कहें तो अनटचेबिलिटी। यदि आपके साथ कोई अस्पृश्यता करता है, अनटचेबिलिटी करता है आपके साथ, हिंदी शुद्ध हिंदी, छुआछूत आपके साथ कोई करता है, तो उसको अनुच्छेद 17 के माध्यम से कड़ी सजा का प्रावधान दिया जाता है। देखिए भाई, अस्पृश्यता क्या होती है? अनटचेबिलिटी, जिसे आप छुआछूत भी कह सकते हो। यदि आपसे कोई छुआछूत का व्यवहार करता है, आपसे किसी प्रकार से भेदभाव करता है कि आप काले हो, गोरे हो, या फिर आप छोटे हो, या फिर आप उच्च जाति से हो, या फिर आप छोटी जाति से हो, यहां पानी नहीं भरोगे, वो सारी चीजें यदि आपसे कोई ऐसा व्यवहार करता है, तो अनुच्छेद 17 के माध्यम से क्या होगा? वो अपराध माना जाएगा और उसे एक प्रॉपर बाकायदा एक विधि बनाई जाती है और उस विधि के तहत उस व्यक्ति को दंड दिया जाता है। अनुच्छेद 17 मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है मेरे भाई। आर्टिकल में है क्या? अस्पृश्यता का अंत, अर्थात अनटचेबिलिटी समाप्त की जाती है। देखिए, इसमें 2-3 बात होती है। 2-3 बात क्या होगी? जो आपकी अनटचेबिलिटी होगी, अर्थात अस्पृश्यता होगी, ये मुख्यतः आपकी SC ST के पक्ष में बनती है। जो SC ST लोग होते हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति होती है, इनके संबंध में ये कानून मैक्सिमम बनता है। और ये जो SC ST एक्ट है, ये मेरे भाई आपका 30 जनवरी 1990 में पारित होता है। 30 जनवरी 1990 में SC ST एक्ट पारित होता है। इसका आधार क्या था? इसका आधार था आर्टिकल 17। पूछ लिया जाता है कि SC ST एक्ट का आधार की बेस क्या था, या उसका बेस क्या था, किसकी तर्ज पर वो बनाया गया? वो बनाया गया मेरे भाई आर्टिकल 17 की तर्ज पर, अस्पृश्यता के अंत करने के लिए। जो अनुच्छेद 17 होता है, वो क्या कहता है कि किसी से कोई छुआछूत नहीं की जाएगी, लेकिन SC ST वर्ग से कई जगह, कई क्षेत्रों में ऐसा व्यवहार किया जाता था। तो क्या हुआ उसके माध्यम से? 30 जनवरी 1990 में एक एक्ट बना, जिसका नाम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम रखा गया। देखिए, ये जो एक्ट आता है 1989 में आता है, 1989 में ये एक्ट आता है और 30 जनवरी 1990 में ये पूर्णतः लागू हो जाता है। दूसरी कंडीशन, ये पूरे भारत में लागू है। किसमें मेरे भाई? पूरे भारत में लागू है। ये जो अस्पृश्यता का अंत होता है, अर्थात जो अनटचेबिलिटी होती है, वो पूरे भारत में लागू। आप पूरे भारत में चले जाओ, कोई भी व्यक्ति पूरे भारत में ऑल इंडिया घूम के, ऑल इंडिया का परमिट लगा के माथे पे, कोई भी आपसे अनटचेबिलिटी नहीं करेगा, अस्पृश्यता नहीं करेगा। पूरे भारत में लागू है, ये जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर। लेकिन अब आपको पता होगा, जो जम्मू कश्मीर है, अब वो भी भारत में विलय हो जाता है। तो 30 अक्टूबर, इसकी भी डेट लिख लेना, 30 अक्टूबर 2019 के माध्यम से, 30 अक्टूबर 2019 से पूरे भारत में, अर्थात जम्मू कश्मीर में भी आर्टिकल 17 प्रभावी हो जाता है। आर्टिकल जो 17 अस्पृश्यता का अंत, अर्थात अनटचेबिलिटी का जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 17, वो पूरे भारत में। अब वर्तमान की बात करें तो पूरे भारत में ये लागू हो जाता है। और दूसरी बात, तीसरी बात इसकी क्या होगी मेरे भाई? तीसरी बात यह है कि ये किसी प्रॉपर समुदाय के लिए नहीं है, ये किसी भी व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ है। दूसरी बात, चाहे कोई किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो,
कैसा भी व्यक्ति हो उसके साथ अनटचेबिलिटी नहीं होगी, उसके साथ अस्पृश्यता का भेदभाव या उसके साथ छुआछूत का भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह बात कही जाती है अनुच्छेद 17 के माध्यम से। एक कंडीशन और है मेरे भाई, जो आपके साथ छुआछूत करता है वो तो फंसता ही फंसता है, प्लस यदि आपको छुआछूत करने के लिए कोई आदमी उकसाता है, ऐसा माहौल बनाता है या ऐसे आपको कोई भाषण देता है या आप उससे प्रेरित होकर के किसी को छोटा समझने लगते हो, किसी को तुच्छ समझने लगते हो, तो भी आप अपराधी हो, ठीक। और वो भी अपराधी है जो आपको उकसा रहा है। उकसाना समझ रहे हैं ना, उकसाना की धारा भी लगती है, आपको याद हो तो, है ना। तो जो भी व्यक्ति अस्पृश्यता करने का प्रयत्न करता है, छुआछूत करने का प्रयत्न करता है या छुआछूत संबंधी जो बातें होती है वो किसी को समझाता है, उसके कान भरता है, तो वह व्यक्ति भी दंड का अपराधी होगा, वो भी दंड का भागीदारी होगा। जो विधि होगी अपनी भारतीय दंड संहिता उसे दंड देने का काम करेगी। तीसरी कंडीशन, जो अनुच्छेद 17 होगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात, अब जो अनुच्छेद 17 होगा मेरे भाई, वो अनुच्छेद 17 के संबंध में कानून बनाया जाता है, बाकायदा प्रॉपर कानून। तो अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 35 के माध्यम से, आर्टिकल 35 पढ़ेंगे हम, आर्टिकल 35 में संसद कानून बनाती है। यदि आपके साथ अस्पृश्यता का व्यवहार होता है, छुआछूत का व्यवहार होता है, तो संसद आर्टिकल 35 के माध्यम से कानून बनाती है, उस व्यक्ति को सजा का प्रावधान दिया जाता है। जो वह व्यक्ति होगा जो आपसे छुआछूत करता होगा, उस व्यक्ति को दंड का प्रावधान दिया जाता है। अनुच्छेद 17 इतनी बात बताता है आपको। इसमें संशोधन भी होता है, 51 में भी आता है ये संशोधन, इसमें 57 में भी होता है, बाद में आकर के इसमें 2-3 संशोधन होते हैं अस्पृश्यता के अंत में, लेकिन फाइनल में रिजल्ट यही निकलता है कि जो भी व्यक्ति आपसे अस्पृश्यता करेगा या छुआछूत करेगा वो अनुच्छेद 17 या 35 के माध्यम से विधि द्वारा दंडनीय होगा। जो कानून होगा उसके माध्यम से वो व्यक्ति अपराधी माना जाएगा, उस व्यक्ति को दंड दिया जाएगा। यह पूरे भारत में लागू है, जम्मू कश्मीर सहित पूरे इंडिया में घूम लो आप, कोई भी आपसे छुआछूत नहीं कर सकता, किसी भी प्रकार की छुआछूत नहीं कर सकता। ये हो जाती है अनुच्छेद 17 की बात कंप्लीट। मोस्ट इंपोर्टेंट अनुच्छेद था 17, पूछ भी लिया जाता है भाई, ये बहुत इंपोर्टेंट आर्टिकल था। एक बात और है, आर्टिकल 17 के खिलाफ तो आप रिट भी जारी कर सकते हो। जो अनुच्छेद 17 है ना, आप इसके यदि आपके साथ अनुच्छेद 17 का कोई भेदभाव होता है, अस्पृश्यता का भेदभाव होता है, अनटचेबिलिटी करता है, तो आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकते हो। डायरेक्ट सुनते हैं भाई साहब, हाई कोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट भी 226 और 32 के माध्यम से, आपको पता होगा। संसद कानून बनाता है 35 के माध्यम से, अनुच्छेद 17 यही है। अब सुनिए भाई आर्टिकल 18, अनुच्छेद 18 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पहली स्वतंत्रता है भाई, समानता का अधिकार। किसका? समानता का अधिकार। जो आपको 6 स्वतंत्रताओं में से पहली स्वतंत्रता मिली हुई है, समानता का अधिकार, वो आर्टिकल कहां से लेकर के चलती है? 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक। तो अब इस पहली स्वतंत्रता जो होगी समानता का अधिकार, उसका अंतिम अनुच्छेद 18 क्या कहता है? उपाधियों का अंत। जितनी भी आपके पास उपाधि होंगी उन सभी का अंत किया जाता है। उपाधियों का अंत। देखिए अनुच्छेद 18 के 4 पार्ट है। अनुच्छेद 18 के 4 पार्ट है। क्या कहता है एक्चुअली में, ओवरऑल की बात करें तो अनुच्छेद 18 क्या कहता है कि आप किसी भी प्रकार की कोई भी उपाधि नहीं धारण कर सकते। जैसे मान लो आपको कोई उपाधि दे दी गई कि आप इस क्षेत्र के सर्वोत्तम मालिक हो, इसका मतलब यह नहीं कि आप वास्तव में मालिक हो, आप लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन करोगे, आप राज्य के विरुद्ध काम करोगे, ऐसा नहीं है। तो प्रॉपर रूप से कोई उपाधि, जैसे अंग्रेज लोग हुआ करते थे, ये अंग्रेजों की साथ साथ खत्म की हमने, जैसे अंग्रेज लोग हुआ करते थे। अब अंग्रेज लोग क्या करते थे, मान लो अब इस वाले क्षेत्र की बात करें तो इस वाले क्षेत्र में अंग्रेज रोज रोज तो आएंगे नहीं, तो उन्होंने क्या काम किया, हम में से ही किसी एक को कोई उपाधि दी और यह कहा कि आप इस पूरी कॉलोनी की देखभाल करोगे, आप इसके मालिक हो। अब वो जो मालिक होगा उसके दिमाग में क्या आया, मैं तो कुछ भी कर सकता हूं, तो
वो किसी भी प्रकार का व्यवहार करेगा हमारी इस कॉलोनी के साथ, किसी भी प्रकार का बर्ताव करेगा, अच्छा बर्ताव बुरा बर्ताव, मर्जी है। क्यों? क्योंकि जो सुप्रीम बैठा है ऊपर उसने उसे पावर दे दी कि वो कुछ भी करे। अब हम यदि उसे कुछ कहेंगे तो वो जाके ऊपर वाले को बताएगा और ऊपर वाले हम पे फिर डंडा बजाएंगे आकर के। तो ये सारी चीजें खत्म करने का काम किया जाता है किसके द्वारा? अनुच्छेद 18 के द्वारा, कि आपको जितनी भी उपाधि मिलती है आपके साथ वो उपाधि बिल्कुल समाप्त कर दी जाएंगी, बशर्ते कुछ शर्तें रखी जाती हैं। और शर्तें ये हैं, मान लो आपको सेना में कोई उपाधि मिली, आप कर्नल जनरल हो, समझ रहे हो ना, आप कमिश्नर हो, तो आपके पास उपाधि है। आप सैनिक उपाधि छोड़कर, और दूसरी कंडीशन, सैनिक उपाधि और विधा संबंधी उपाधि छोड़ करके, विधा मतलब क्या होता है? विद्या, पढ़ाई से संबंधित जो भी आपके उपाधि होगी, आपने ग्रेजुएशन कर ली, उपाधि प्राप्त कर ली, मैं ग्रेजुएट हो गया, पीजी हो गया, पोस्ट ग्रेजुएट हो गया, वकालत कर ली, एक प्रकार की उपाधि है, पीएचडी कर ली, एक प्रकार की। तो आपकी शिक्षा से संबंधित और सेना से संबंधित जितनी भी विधि आपकी उपाधियां होंगी उनको छोड़ करके भारतीय संविधान ने सारी उपाधियों का अंत किया है अनुच्छेद 18 के माध्यम से। 4 बात बताता है अनुच्छेद 18, जो मैंने आपको अभी अभी बताया वही है 18 में, 4 की 4। 18 का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है? ये कहता है कि जो उपाधि होगी वो सेना तथा, इंपॉर्टेंट मेरे भाई, सेना तथा विद्या संबंधी उपाधि होगी केवल। इससे अलग यदि आपके पास कोई उपाधि है तो उस उपाधि का त्याग करना होगा। यह बात कही जाती है अनुच्छेद 18 में। जो आपके पास उपाधि होगी वो सेना तथा विद्या संबंधी उपाधि होगी। क्या होगा कि अगर राज्य कोई उपाधि धारण करता है, राज्य की बात है, अनुच्छेद 12 में बताया होगा कि राज्य क्या है, सब चीज राज्य है। तो जो राज्य होगा यदि वो राज्य सेना और विद्या संबंधी कोई उपाधि धारण करता है तो कर सकता है, बाकी कोई भी उपाधि वह व्यक्ति धारण नहीं कर सकता या वह राज्य धारण नहीं कर सकता। 18 के 1 में यही बात कही जाती है। 18 का 1 समझ आया। 18 का 2 समझिए, भारतीय नागरिक विदेशी राज्य में उपाधि नहीं ले सकता। 18 का 2 में भी क्या बात कही जाती है? 18 का 2 समझना मेरे भाई, जो भारत का नागरिक होगा, भारतीय नागरिक विदेश में कोई उपाधि धारण नहीं करेगा। इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, धारण नहीं करेगा। इसका क्या मतलब है कि यदि भारत का कोई नागरिक है और वो नागरिक बाहर चला जाता है, मान लो आप लोग हो, आप हो, और आप में से क्या हुआ, मान लो ये आप हो, बिल्कुल मुस्कुराते हुए चेहरे, आप हो ये, और क्या हुआ, आप पहुंच जाते हो फ्रांस में, है ना, आप फ्रांस में पहुंच जाते हो और फ्रांस में जाकर के आपकी कोई जॉब लग जाती है फ्रांस में। फ्रांस की राजधानी क्या है मेरे भाई? पेरिस है, एफिल टावर की दुनिया। फ्रांस में पहुंच जाते हो तो फ्रांस में जैसे ही आप जॉब करने पहुंचते हो, यदि आप फ्रांस को बहुत अच्छे लगने लगते हो, वहां के लोगों को प्रिय लगते हो, है ना, समझ रहे ना, प्रिय लगने लगते। और अगर फ्रांस के लोग चाहे, फ्रांस के जो व्यक्ति है वो चाहे आपको कोई उपाधि देना चाहे, आपको कोई उपाधि देना चाहे, तो वह उपाधि आप प्राप्त नहीं कर सकते। सीधा सीधा लिखा आर्टिकल 18 के 2 में कि भारतीय नागरिक विदेश में कोई भी उपाधि धारण नहीं करेगा। कर सकता है जी एक कंडीशन पे, यदि वो इस आदमी की सहमति ले ले, इस आदमी की सहमति ले ले। अब ये आदमी कौन है जी? ये है भारत के राष्ट्रपति। अगर भारत के राष्ट्रपति से उस इंसान को सहमति मिल जाती है, भारत के राष्ट्रपति कह देते हैं कि जा बच्चा जी ले अपनी जिंदगी, तो क्या होगा? 18 के 2 के अनुसार वो फ्रांस में कोई भी उपाधि धारण कर सकता है। आप लोग कोई उपाधि धारण कर सकते हो, समझ रहे ना। तो राष्ट्रपति की सहमति के बिना विदेश में भारतीय नागरिक कोई भी उपाधि धारण नहीं करे। यही बात कही जाती है आर्टिकल 18 के 2 में। इसके बाद क्या कही जाती है कि कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, देखो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, 18 का 2 कंप्लीट हो जाता है, ये 2 आदमी कंप्लीट हो जाते हैं, इन्हें याद रखना। 18 का 2 क्या है? यदि कोई भी व्यक्ति है,
18 का 2 3 सॉरी 18 का 3 में क्या कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति यदि भारत का नागरिक नहीं है, देखो इसमें बात कही सीधी सीधी, भारत का नागरिक नहीं, देखो यदि कोई भी व्यक्ति है और वो व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है, समझना भारत का नहीं है, बाहर का आदमी है, अमेरिका से आ गया आपके यहाँ, जर्मनी से आ गया आपके यहाँ, इटली से आ गया कोई आपके यहाँ, और वो राज्य के अधीन, किसके मेरे भाई, राज्य के अधीन, और वह व्यक्ति राज्य के अधीन कोई जॉब करता है या किसी लाभ के पद पर है, समझना वो व्यक्ति, जो ये व्यक्ति है, अब ये व्यक्ति क्या हुआ, ये व्यक्ति बाहर का है, लगी बाहर का रहा है, ज्यादा हंस रहा है तो बाहर का ही समझो, भारत का नागरिक नहीं है ये व्यक्ति। अब ये व्यक्ति भारत में आ जाता है और राज्य के अधीन, आपको पता है राज्य क्या है, राज्य के अधीन वह व्यक्ति कोई लाभ के पद पर है या कोई जॉब करता है, भारत का नहीं है, और यदि उस व्यक्ति को, देखो ये इंडिया में, ये फ्रांस का है और वर्तमान में कहां पर है, इंडिया में है, और इस व्यक्ति को हम भेज देते हैं इंडोनेशिया में, या फिर हम इसको हम भेज दे देते हैं भाई जापान में, समझना मेरी बात। भारत का नागरिक नहीं है, कहां का है, फ्रांस का मूल निवासी है, भारत में केवल जॉब करता है, इंडिया में केवल ये आदमी जॉब करता है, लाभ के पद पर है या कोई अन्य काम करता है इंडिया में। अब हमने इसे अपने काम से कहां पर भेज दिया, जापान में भेज दिया। अब इससे जापान वाले प्रभावित हो गए, इस व्यक्ति से जापान वाले बहुत ज्यादा खुश हो गए, और जापान वाले इस इंसान को कोई उपाधि देना चाहते हैं, क्या मेरे भाई, उपाधि देना चाहते हैं, ये व्यक्ति इस इंसान को उपाधि देना चाहते हैं। तो क्या ये व्यक्ति उपाधि धारण करेगा, बताओ करेगा, नहीं करेगा। ये व्यक्ति तो ये भी नहीं कह सकता कि मैं तो फ्रांस का आदमी हूं, मुझे आप नहीं रोक सकते। आप क्यों रोकोगे, मैं फ्रांस का आदमी हूं, हम रोक सकते हैं, क्योंकि उस व्यक्ति का जो अब दायित्व होगा वो किस पर टिका हुआ है, भारत पर टिका हुआ है, इंडिया पर टिका हुआ है। तो इंडिया का ये कर्तव्य बनता है कि इस व्यक्ति के साथ जो भी घटित होगा वो हमारे संदर्भ में होगा या हमसे पूछ के होगा। तो यदि ये व्यक्ति कोई उपाधि धारण करता है तो किसकी सलाह लेनी पड़ेगी मेरे भाई, राष्ट्रपति की। किसकी सलाह, राष्ट्रपति की। अगर राष्ट्रपति इस इंसान को कह देता है कि जाओ ठीक है भाई आप उपाधि धारण कर सकते हो, तो वो व्यक्ति उपाधि धारण करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। 18 का 3 में ये बात कही जाती है। दोबारा सुनिए, यदि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है तथा वह भारत के अधीन किसी लाभ के पद पर या कोई कृत के अंतर्गत काम करता है और वह व्यक्ति विदेश की कोई उपाधि धारण करना चाहता है, तो राष्ट्रपति की सहमति से वो व्यक्ति विदेश की उपाधि धारण कर सकता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट था, दोबारा सुनना, तिबारा सुनना, 10 बार सुनना, जब तक सुनते रहना इस चीज को जब तक आपकी समझ में ना आ जाए। भारत का कोई भी नागरिक नहीं है और भारत के या राज्य के अधीन कोई काम करता है, जॉब करता है, और यदि वह व्यक्ति किसी विदेश की उपाधि धारण करना चाहता हो या विदेश की उपाधि उस इंसान को मिलने वाली हो, तो वह राष्ट्रपति की सहमति से मिल सकती है, राष्ट्रपति की सहमति से वो उपाधि धारण कर सकता है। यह बात कही जाती है आर्टिकल 18 के 3 में। तीसरी बात क्या है भाई, भारत यदि भारतीय या विदेशी भारत में लाभ का पद धारण करता है तो वह राज्य से, देखो इसका क्या मतलब है, इंपॉर्टेंट, 3 आर्टिकल कंप्लीट आपके 18 के। 18 का 4 समझो क्या है, अनुच्छेद 4 में क्या था भाई, अनुच्छेद 4 18 का आर्टिकल 4 क्या है, यदि कोई भी भारत का व्यक्ति है, देखो दोनों आदमी है इसमें, भारतीय या विदेशी, भारतीय या विदेशी, यदि कोई भी व्यक्ति भारतीय या विदेशी है तो भारत में लाभ का पद धारण करता है तो विदेशी राज्य से उपहार, भेंट, उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। भारत का
कोई भी आदमी है, भाई भारत का कोई आदमी नहीं है, वो तो हमने आर्टिकल 18 के 3 में बता दिया। अब वही बात तो आ गई, यदि कोई भी भारत का आदमी है या कोई भी विदेशी है, यदि वो किसी अन्य देश में जाना चाहता है, अन्य देश में कोई उपाधि धारण करता है, तो वह उसकी उपाधि राष्ट्रपति की सहमति से मिलेगी। अन्यथा वही बात है जो मैं शुरू में बताई थी ना आप सबको, वही चीजें हैं कि आपको उपाधि नहीं मिलती यदि आप राष्ट्रपति की सहमति ले लेते हो। और दूसरी बात इंपॉर्टेंट क्या है कि तानाशाही उपाधि तो आप किसी के संबंध में भी नहीं ले सकते। जो एक तानाशाही उपाधि होती है, मान लो आपको कह दिया कि जबरदस्ती लगान वसूलना है आपने इनसे, आप ऐसा नहीं करोगे, उन्हें मार पीट के आप ऐसा नहीं कर सकते, समझ रहे ना। तो आप क्या होगा, यदि कोई भी व्यक्ति 4 में देखिए भारतीय हो या विदेशी हो, किसी विदेश या अन्य देश की उपाधि धारण करना चाहता हो तो वह राष्ट्रपति की स्वीकृति से कर सकता है। अन्यथा राष्ट्रपति की स्वीकृति नहीं है तो उसको उपाधि नहीं मिल सकती। आर्टिकल 18 कंप्लीट हो जाता है। इसके साथ साथ जो पहली स्वतंत्रता है, समानता का अधिकार, 14, 15, 16, 17 और 18 में आपने समानता पढ़ी, इक्वलिटी लाए आप लोग अपने आप में, ये कंप्लीट हो जाता है। इसी के साथ जो आज का लेक्चर होगा वो इतना ही होगा मेरे भाई। आज की क्लास इतनी होगी। अनुच्छेद 17 और 18 बिल्कुल गहन अध्ययन आपने कर चुका, किसी एक किताब में नहीं मिलने वाला, तो इसीलिए बोलते हैं मेरे भाई ध्यान से पढ़ लो, बहुत चीजें हैं उन्हें लिख भी लिया करो। तो आज की वीडियो हम इतनी रखते हैं भाई, वही है। बाकी सब जो आप समझते हो, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, फैला दो, बाकी और क्या ताबड़तोड़ तरीके से आग लगा दो। ठीक मेरे भाई, धन्यवाद।